स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम वो वाली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे जिसके राइट हैंड साइड में x रेज टू पावर m टाइप का फंक्शन होता है। स्टूडेंट्स, जो इससे पहले वाली वीडियो थी यानी कि जो लेक्चर नंबर 11 था, उसके अंदर हम ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं कि जब भी हमारे पास x रेज टू पावर m टाइप का फंक्शन गिवन होता है तो उस केस के अंदर हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। लेक्चर नंबर 11 के अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे और आज की इस वीडियो के अंदर भी हम कुछ और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे सो दैट आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो सके। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 11 में मैंने आपको ये बताया था कि जब भी राइट हैंड साइड में हमारा फंक्शन x रेज टू पावर m टाइप का होता है तो हम बायनोमियल एक्सपेंशन लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास वो बायनोमियल के फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं जो हम यूज करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 इज वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन फॉर दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ स्टूडेंट्स, हम देख सकते हैं जो राइट हैंड साइड है इस इक्वेशन की, वहाँ पर क्या गिवन है, कोई फंक्शन गिवन है x वेरिएबल के अंदर। तो जो सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स लिख लेते हैं लेट y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई बी द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। और जो हमारी इक्वेशन 1 है वो क्या है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, अब हमें क्या निकालना है, हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है सबसे पहले। तो उसके लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी होती है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन। वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, कैपिटल डी को स्मॉल m से रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 4 इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होता है स्टूडेंट्स, हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स निकालने होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन के रूट्स निकालेंगे। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ये इक्वेशन है वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे, मिडल टर्म को स्प्लिट करके रूट्स निकाल लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m स्क्वायर देन प्लस जो 5m है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4m प्लस m देन प्लस 4 इक्वल टू 0। उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट टू टर्म्स से हम m कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m प्लस 4 ब्रैकेट के अंदर, देन वी हैव प्लस 1 और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, m प्लस 4 इक्वल टू 0। देन वी हैव m प्लस 1 इंटू में m प्लस 4 इक्वल टू 0। तो जो फर्स्ट फैक्टर है यहाँ से m की क्या वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स, m इज इक्वल टू -1। और जो सेकंड फैक्टर है ये वाला, यहाँ से m की क्या वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, m इज इक्वल टू -4। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा फर्स्ट रूट की वैल्यू है वो क्या है, -1, और जो सेकंड रूट की वैल्यू है वो क्या है, -4। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने अपने दोनों रूट्स निकाल लिए हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों रूट्स के कॉरस्पॉन्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना है। तो सी एफ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा, अब हम देख सकते हैं जो हमारे ये रूट्स है वो क्या है, रियल नंबर्स है दोनों के दोनों, और दोनों के दोनों क्या है, अलग है। तो ये कौन सा केस हो गया स्टूडेंट्स, केस नंबर 1, व्हेन द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो इस केस के अंदर जो सी एफ होगा वो हम कैसे लिखते थे, सबसे पहले एक कांस्टेंट c1, देन e रेज टू पावर जो फर्स्ट रूट है वो क्या है, -1, सो -1 इंटू एक्स, सो इट विल बी माइनस ऑफ एक्स, देन प्लस सेकेंड कांस्टेंट से c2, देन e रेज टू पावर जो सेकेंड रूट है वो क्या है, -4, सो -4 इंटू एक्स, सो इट विल बी -4x। तो स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख लिया जो अभी हमने निकाला था। नेक्स्ट हम निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो हम कैसे लिखेंगे, पी आई इज इक्वल टू, देन वी हैव 1 डिवाइडेड बाय, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो ये डी वाला फंक्शन होता है ब्रैकेट के अंदर, हम वो यहाँ डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर प्लस 5d देन प्लस 4, और जो ये फंक्शन है हमारा वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x देन प्लस 9। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो ये फंक्शन है हमारे पास वो कौन सी टाइप का है। तो स्टूडेंट्स, अब हम देख सकते हैं इस फंक्शन के अंदर हमारे पास 3 टर्म्स है। ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकेंड टर्म हो गई और ये थर्ड टर्म हो गई। तो जो ये फर्स्ट टर्म है वो किस टाइप की है, एक्स रेज टू पावर m, यहाँ पे जो m की वैल्यू है वो क्या है, 2।
ऐसे ही जो सेकंड टर्म है यहाँ पे हमारे पास, ये तो कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में, तो जो फंक्शन है वो किस टाइप का है, एक्स रेज टू पावर 1, तो यानी कि ये भी एक्स रेज टू पावर m टाइप का फंक्शन है, वेयर m इज इक्वल टू 1। और स्टूडेंट्स जो ये लास्ट टर्म है कांस्टेंट 9, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 9 इंटू एक्स रेज टू पावर 0, क्योंकि जो एक्स रेज टू पावर 0 होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 इंटू एक्स रेज टू पावर 0, तो ये फंक्शन भी किस टाइप का हो गया, एक्स रेज टू पावर m, वेयर m इज इक्वल टू 0। तो इसीलिए स्टूडेंट्स जो हर टर्म है इस वाले पूरे फंक्शन की, वो किस टाइप की हो गई, एक्स रेज टू पावर m टाइप की हो गई। जो फर्स्ट टर्म है वहाँ पे m की वैल्यू क्या हो गई 2, जो सेकंड टर्म है वहाँ पे m की वैल्यू क्या हो गई 1, और जो थर्ड टर्म है यानी कि जो कांस्टेंट है उस केस में m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इसीलिए स्टूडेंट्स इस पूरे फंक्शन में हमें कौन सा रूल अप्लाई करना होगा, एक्स रेज टू पावर m वाला, और उसके लिए हम क्या करते हैं, हम बायनोमियल एक्सपेंशन लगाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये डिनोमिनेटर में फंक्शन होता है d के अंदर, इसके अंदर जो कांस्टेंट टर्म होती है वो क्या है, +4। तो हम इस पूरे एक्सप्रेशन से क्या करेंगे, +4 को कॉमन ले लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4। हमने क्या लिया, 4 को कॉमन ले लिया। उसके बाद हमने ये एक ब्रैकेट लगाया। उसके बाद जब हम 4 कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि जब हम 4 कॉमन ले रहे हैं यहाँ पे, तो इस वाली जगह पे क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो इसीलिए हम सबसे पहले यहाँ पे 1 लिख देंगे, देन प्लस। उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, जो बाकी की रिमेनिंग टर्म्स होती है, यानी कि कांस्टेंट को छोड़कर जो बाकी की टर्म्स होती है, हम वो लिख देते हैं यहाँ पे ब्रैकेट में। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, d² प्लस 5d, देन डिवाइडेड बाय। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो चीज़ हमने यहाँ पे कॉमन ली होती है उसी सेम नंबर से हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 कॉमन लिया था, तो इसीलिए हम 4 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4, देन ब्रैकेट क्लोज, और जो ये फंक्शन है इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वाला स्टेप क्लियर हो गया होगा, आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें क्या चीज़ कॉमन लेनी होती है। हमें क्या कॉमन लेना होता है, जो कांस्टेंट होता है विद साइन। यहाँ पे क्या है, +4 कांस्टेंट है, तो इसीलिए हमने +4 को कॉमन ले लिया। तो जब हम +4 को कॉमन ले लेंगे तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 1। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं, देन प्लस। उसके बाद जो रिमेनिंग टर्म्स होती है कांस्टेंट को छोड़कर, हम वो यहाँ पे एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, देन उसको डिवाइड कर देते हैं सेम नंबर से। यहाँ पे हमने 4 कॉमन लिया था, तो इसीलिए हमने 4 से डिवाइड कर दिया, और जो ये वाला फंक्शन है उसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं। और स्टूडेंट्स अगर एग्ज़ाम के अंदर आपको इस वाले स्टेप में कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है, तो आप रीचेक भी कर सकते हो। तो आप रीचेक कैसे करोगे, जब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 इंटू 1 विच इज़ 4, तो ये वाली टर्म आ जाएगी। उसके बाद जब आप 4 को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया, d² प्लस 5d, तो यानी कि ये वाली टर्म्स आ गई। तो इसीलिए जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो हमारे पास यही आना चाहिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने रीचेक कर लिया कि जब हमने इस ब्रैकेट को ओपन किया तो हमारे पास d² प्लस 5d प्लस 4 ही आ रहा है, तो यानी कि ये वाला जो स्टेप है आपका वो ठीक है। और स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो ये ब्रैकेट है हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर, इसको हम न्यूमरेटर में लिख देंगे। डिनोमिनेटर में इस ब्रैकेट की जो पावर है वो क्या है, +1, तो जब न्यूमरेटर में चला जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1। तो नेक्स्ट स्टेप में हम कैसे लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू 1/4, देन ब्रैकेट, देन 1 प्लस d² प्लस 5d डिवाइडेड बाय 4, और इसकी जो पावर है वो क्या हो गई, -1। और ये किस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x² प्लस 7x प्लस 9। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इस वाले ब्रैकेट को बायनोमियल की हेल्प से एक्सपेंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इस केस के अंदर बायनोमियल का, 1 प्लस x, तो यहाँ पर बीच में क्या है, प्लस साइन है, तो इसीलिए हम प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम वो फॉर्मूला लिख लेते हैं, वो क्या है, 1 प्लस x रेज टू पावर -1, ये किसके इक्वल होता है, 1 माइनस x, देन प्लस x², देन माइनस x³ देन प्लस x रेज टू पावर 4 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स अब हम ये फॉर्मूला लगा देंगे।
तो जहाँ पर भी x है वहाँ पर हम क्या लिख देंगे, डी स्क्वेयर प्लस 5d डिवाइडेड बाय 4। हमारी जो x की वैल्यू है इस केस के अंदर वो किसके इक्वल है, डी स्क्वेयर प्लस 5d डिवाइडेड बाय 4। तो स्टूडेंट्स अब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये 1/4 है इसको हम एज इट इज लिख देंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, जो ये 1/4 है इसको हम एज इट इज लिख देंगे नेक्स्ट स्टेप में। सो हमारे पास क्या आ गया, 1/4। उसके बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे और हम फॉर्मूले की हेल्प से एक्सपेंड कर देंगे। तो फॉर्मूले में क्या है, 1 माइनस एक्स। तो 1 माइनस एक्स, एक्स की क्या वैल्यू है, डी स्क्वेयर प्लस 5d डिवाइडेड बाय 4। उसके बाद क्या है फॉर्मूले में, प्लस ऑफ एक्स स्क्वेयर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, डी स्क्वेयर प्लस 5d डिवाइडेड बाय 4 और इसका होल स्क्वेयर। और ऐसे ही ये फॉर्मूला आगे चलता जाएगा और एंड में हमारे पास क्या है फंक्शन, एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 9। नाउ स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले अब हम यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पर जो फंक्शन गिवन है हमारे पास वो क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 9। तो जब इस फंक्शन का हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे स्टूडेंट्स, यानी कि d निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 7। ऐसे ही जब सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी कि जब डी स्क्वेयर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2, और जब थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 0। ऐसे ही जो फोर्थ डेरिवेटिव होगा वो क्या हो जाएगा 0। तो यानी कि जो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है और जितने भी आगे के डेरिवेटिव्स है, फोर्थ डेरिवेटिव, फिफ्थ डेरिवेटिव, वो सब किसके इक्वल आएंगे, 0 के इक्वल आएंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास खाली दो वैल्यूज आएंगी, एक फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी और एक सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी। और उसके बाद जितने भी आगे के डेरिवेटिव्स है वो किसके इक्वल हो जाएंगे, 0 के इक्वल हो जाएंगे। तो इसीलिए स्टूडेंट्स जब हम नेक्स्ट स्टेप में इस वाले ब्रैकेट को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हम कौन कौन सी टर्म्स लिखेंगे, हम खाली वो वाली टर्म्स लिखेंगे जिसके अंदर d आ रहा होगा या फिर डी स्क्वेयर आ रहा होगा, क्योंकि जो आगे के डेरिवेटिव्स है वो तो 0 के इक्वल ही हो जाने हैं। तो इसीलिए हम वो वाली टर्म्स को नहीं लिखेंगे, हम खाली वो वाली टर्म्स लिखेंगे जिसके अंदर d या फिर डी स्क्वेयर होगा, क्योंकि d3, d4, d5 तो सब 0 के इक्वल ही है, तो इसीलिए हम उन टर्म्स को लिखेंगे ही नहीं। तो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप। सो दिस इज इक्वल टू 1/4, देन ब्रैकेट, सबसे पहले क्या है स्टूडेंट्स, 1 है तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, देन माइनस, उसके बाद क्या है, डी स्क्वेयर बाय 4 और ये माइनस साइन है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस डी स्क्वेयर बाय 4। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या है, प्लस माइनस माइनस 5d डिवाइडेड बाय 4, तो क्या आ जाएगा, माइनस 5d डिवाइडेड बाय 4। देन उसके बाद क्या है, प्लस, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स इस वाली टर्म के अंदर डिनोमिनेटर में क्या है 4, तो जब हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 16। तो सबसे पहले हम 1/16 को बाहर लिख देते हैं। उसके बाद न्यूमरेटर में क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, डी स्क्वायर प्लस 5d का होल स्क्वायर, तो यानी कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे स्टूडेंट्स, तो सबसे पहली टर्म क्या आ जाएगी हमारी, d रेज़ टू पावर 4, लेकिन जो d रेज़ टू पावर 4 है स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल है, वो तो 0 के इक्वल है, तो इसीलिए हम लिखेंगे ही नहीं। उसके बाद जो सेकंड टर्म आएगी स्टूडेंट्स वो क्या आ जाएगी, 5d का होल स्क्वायर। तो 5d का होल स्क्वायर मतलब 25d स्क्वायर, तो ये वाली टर्म हम लिख देंगे क्योंकि ये 0 के इक्वल नहीं है, 25d स्क्वायर। उसके बाद कौन सी टर्म आएगी, प्लस 2ab। तो जब हम 2ab निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10d रेज़ टू पावर 3। d रेज़ टू पावर 3 क्या था, 0 के इक्वल था, तो इसीलिए हम इस टर्म को भी नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास सिर्फ क्या आ जाएगा, 25d स्क्वायर, देन ब्रैकेट क्लोज। नाउ स्टूडेंट्स अब जो ये आगे की टर्म्स है उसको भी हम यहाँ पर नहीं लिख रहे। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो आगे की टर्म्स है ना स्टूडेंट्स, उसमें जो d की पावर होगी वो 3 या 3 से ज़्यादा है, और जब d की पावर 3 या 3 से ज़्यादा आएगी तो वो सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, 0 के इक्वल हो जाएंगी। तो इसीलिए जितनी भी ये आगे की टर्म्स है उसके अंदर जो d की पावर है वो 3 है या फिर 3 से ज़्यादा आएंगी, तो इसीलिए वो किसके इक्वल हो जाएंगी, 0 के इक्वल हो जाएंगी। तो इसीलिए ये सारी टर्म्स क्या हो गई, 0 के इक्वल हो गई, तो इसीलिए हम आगे की टर्म्स नहीं लिखेंगे स्टूडेंट्स, हम ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर देंगे। देन इनटू जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम इस वाले ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आता है, अब हम देखते हैं। दिस इज इक्वल टू 1/4। सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x
प्लस 9, देन माइनस ऑफ डी स्क्वायर बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय दिस। तो ये जो -1/4 है ये कांस्टेंट है, इसको हम एज इट इज लिख देंगे। और जब हम डी स्क्वायर को इस वाले फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब क्या है, हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना है इस वाले फंक्शन का। और जो सेकंड डेरिवेटिव है वो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 2। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या है, -5d डिवाइडेड बाय 4। तो जो ये -5/4 है ये तो कांस्टेंट है, इसको हम एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाले d को जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। और फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है इस फंक्शन का, 2x प्लस 7। तो हम ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देंगे 2x प्लस 7। नाउ नेक्स्ट टर्म कौन सी है, 25d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16। तो जो ये 25 डिवाइडेड बाय 16 है इसको हम एज इट इज लिख देंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है। उसके बाद स्टूडेंट्स जब हम डी स्क्वायर को इस वाले फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब क्या है, डबल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। और डबल डेरिवेटिव किसके इक्वल था, 2 के इक्वल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास ब्रैकेट में 2, देन ब्रैकेट क्लोज। नाउ स्टूडेंट्स अब इस वाले स्टेप में अब हम देख सकते हैं जो कैपिटल डी है वो हट चुका है, तो यानी कि जो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो आ चुका है। तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स बस अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, इक्वल टू 1/4, देन ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। और यहाँ पे क्या है उसके बाद 2/4, 2/4 का मतलब -1/2। देन उसके बाद इस वाले ब्रैकेट को स्टूडेंट्स हम ओपन कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -5/2x -35 डिवाइडेड बाय 4। उसके बाद क्या है नेक्स्ट टर्म, 25/16 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ये क्या आ गया, +25 डिवाइडेड बाय 8। नाउ स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/4, देन वी हैव x स्क्वायर, तो x स्क्वायर लिख देंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे, 7x -5/2x। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, 9x/2। तो हम लिख देंगे प्लस 9x/2। उसके बाद स्टूडेंट जितनी भी कांस्टेंट टर्म है उनको हम क्लब कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 - 1/2 -35/4 प्लस 25/8। नाउ स्टूडेंट्स उसके बाद जितनी भी कांस्टेंट टर्म्स है हम उनको क्लब कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 - 1/2 देन -35/4 प्लस 25/8। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा +23/8। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। नाउ हमें क्या निकालना था स्टूडेंट्स, हमें निकालना था सॉल्यूशन यानी कि y की वैल्यू। तो एंड में हम क्या करेंगे, CF को और PI को ऐड करके लिख देंगे और वही हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। सो आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। Now students, question number 2 is we have to find the solution for this linear differential equation. सो अगेन स्टूडेंट्स यहाँ पर राइट हैंड साइड में हमें कोई फंक्शन गिवन है x के अंदर, तो इसका मतलब है जो सॉल्यूशन होगा वो किसके इक्वल होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले ये लिखते हैं, लेट y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस PI बी द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, और इसको हम इक्वेशन 1 से डिनोट कर देते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को निकालने के लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, हम निकालते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, हम कैसे निकालेंगे, जहाँ पर भी डी है वहाँ पर हम क्या कर देंगे, स्मॉल m से रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m स्क्वायर -2m प्लस 5 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये आ गई हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन। जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, हमें इस इक्वेशन के रूट्स निकालने होते हैं। तो स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पर यहाँ पर जो हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं वो वाला मेथड काम नहीं करेगा। तो इसीलिए जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए, हम सीधा वो अप्लाई कर देते हैं। तो जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे रूट्स किसके इक्वल आ जाएंगे, वो फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, माइनस ऑफ b। तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस माइनस +2, देन वी हैव प्लस माइनस b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब -2 का होल स्क्वायर विच इज 4, देन -4 इंटू a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, देन इंटू c की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे 5। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5,
देन डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए क्या है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो दिस इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ गया स्टूडेंट्स -16, देन डिवाइडेड बाय 2। दिस इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस, जब हम स्क्वायर रूट लेंगे -16 का तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज फर्दर इक्वल टू 1 प्लस माइनस 2 आयोटा। तो स्टूडेंट्स जो हमारी फर्स्ट वैल्यू है रूट की वो क्या आ गई 1 प्लस 2 आयोटा, और जो सेकंड वैल्यू है वो क्या है 1 माइनस ऑफ 2 आयोटा। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने अपने दोनों रूट्स निकाल लिए हैं, और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने से पहले हम ये देखते हैं कि हमारे रूट्स किस टाइप के हैं। तो स्टूडेंट्स ये दोनों रूट्स क्या है इमेजिनरी नंबर्स है, और दोनों रूट्स क्या है अलग अलग है। एक में क्या है यहाँ पे प्लस साइन, दूसरे में क्या है माइनस साइन। तो ये रूट्स क्या है डिस्टिंक्ट रूट्स है। तो ये कौन सा केस हो गया स्टूडेंट्स, केस नंबर 3, व्हेन द रूट्स आर इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट। तो इस केस में हम CF कैसे लिखते थे स्टूडेंट्स, सो CF क्या हो जाएगा यहाँ पे e रेस टू पावर, जो रियल पार्ट है रूट्स का वो क्या है 1, तो हम क्या लिख देंगे 1 इंटू एक्स विच इज x, देन ब्रैकेट, देन कॉन्स्टेंट C1, देन कॉस ऑफ इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ पे 2, तो क्या आ जाएगा कॉस ऑफ 2x, देन प्लस C2 साइन ऑफ 2x। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख लिया जो अभी हमने निकाला था। नेक्स्ट हम निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो स्टूडेंट्स जो PI होगा वो किसके इक्वल हो जाता है 1 डिवाइडेड बाय, उसके बाद जो ब्रैकेट में ये D का एक्सप्रेशन होता है हम वो लिख देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा d² माइनस 2D प्लस 5, और जो फंक्शन गिवन है वो क्या है 25x रेज टू पावर 2। तो हम यहाँ पे अपना फंक्शन लिख देंगे 25x रेज टू पावर 2। नाउ स्टूडेंट्स उसके बाद हम क्या करते हैं, हम ये फंक्शन देखते हैं कि वो किस टाइप का है। यहाँ पर जो फंक्शन गिवन है वो क्या है x रेज टू पावर 2। तो यानी कि जो ये फंक्शन है वो कौन सी टाइप का हो गया x रेज टू पावर m टाइप का, वेयर m इज इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट्स इस केस के अंदर हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे x रेज टू पावर m वाला, और उसके अंदर हम क्या करते हैं हम बायनोमियल से एक्सपेंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें हम क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, अब जो ये डिनोमिनेटर में फंक्शन होता है D का उसमें हम क्या करते हैं जो कांस्टेंट टर्म होती है वो कॉमन ले लेते हैं इस वाले एक्सप्रेशन से। तो जब हम +5 को यहाँ पे कॉमन लेंगे तो स्टूडेंट्स हमारा ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, जब हम 5 को कॉमन ले लेंगे तो इस वाली टर्म की जगह पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 1। तो सबसे पहले हम 1 लिख देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं जो बाकी की टर्म्स होती है कांस्टेंट को छोड़कर, बाकी की टर्म्स क्या है यहाँ पे d² माइनस 2D। तो हम क्या करते हैं एक ब्रैकेट के अंदर रिमेनिंग टर्म्स लिख देते हैं। तो हमारा आ गया d² माइनस 2D, देन डिवाइडेड बाय, हम किससे डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स जो हमने कॉमन लिया होता है। तो यहाँ पे हमने 5 कॉमन लिया है तो यहाँ पे हम 5 से ही डिवाइड कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 5, देन ब्रैकेट क्लोज, और जो ये फंक्शन है इसको हम एज इट इज लिख देते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे स्टूडेंट्स, जो ये ब्रैकेट होता है डिनोमिनेटर के अंदर इसको हम न्यूमरेटर के अंदर लिख देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/5 एज इट इज, और जो ये ब्रैकेट है इसको हम न्यूमरेटर के अंदर लिख देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस d² माइनस 2D डिवाइडेड बाय 5, देन ब्रैकेट क्लोज, और जो ब्रैकेट की पावर होगी वो क्या हो जाएगी -1, क्योंकि जब ये ब्रैकेट डिनोमिनेटर में था तो इसकी पावर क्या थी 1। तो जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर क्या बन जाएगी -1, और जो ये फंक्शन है इसको हम एज इट इज लिख देंगे 25x रेज टू पावर 2। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे, जो ये ब्रैकेट होता है हम उसको बायनोमियल की हेल्प से एक्सपेंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम कौन से वाला फॉर्मूला लगाएंगे बायनोमियल का, हम लगाएंगे 1 + x। तो हम वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे जिसके बीच में प्लस साइन होगा। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, वो क्या है 1 + x रेज टू पावर -1। सो दिस इज इक्वल टू 1 - x, देन प्लस x², देन -x³, देन प्लस x रेज टू पावर 4 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इस वाले ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे, और जहाँ पर भी x है फॉर्मूले के अंदर वहाँ पर हम क्या लिख देंगे d² माइनस 2D डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि जो हमारी x की वैल्यू है वो किसके इक्वल है d² माइनस 2D डिवाइडेड बाय 5। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में अब हम एक्सपेंड करते हैं। तो 1/5 को हम एज इट इज लिख देंगे सबसे पहले, देन ब्रैकेट, उसके बाद फॉर्मूले में क्या है 1 - x। तो हम क्या लिख देंगे 1 - x की जगह पे क्या लिख देंगे d² माइनस 2D डिवाइडेड बाय 5।
जो नेक्स्ट टर्म है फॉर्मूले के अंदर वो क्या है, प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो पहले हम एक्स की वैल्यू लिखेंगे और उसके बाद उसका होल स्क्वायर कर देंगे। ऐसे ही आगे की टर्म्स चलती जाएगी और एंड में जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, 25x स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, जब हम फॉर्मूले की हेल्प से एक्सपेंड कर लेते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, हम अपना ये राइट हैंड साइड वाला फंक्शन देखते हैं। वो क्या है, 25x⁻²। और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उसके डेरिवेटिव्स निकालते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा 25x² का वो क्या हो जाएगा, 50x। जो सेकंड डेरिवेटिव होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 50 के इक्वल। और जो थर्ड डेरिवेटिव होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0। ऐसे ही जो आगे के डेरिवेटिव्स होंगे d4, d5, d6 वो सब किसके इक्वल हो जाएंगे, 0 के इक्वल। तो यानी कि इस केस के अंदर हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी और सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी। उसके बाद जितने भी डेरिवेटिव्स है आगे के वो सब किसके इक्वल हो जाएंगे, 0 के। तो स्टूडेंट्स, जब नेक्स्ट स्टेप में हम इस वाले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे तो हम कौन कौन सी टर्म्स लिखेंगे, हम खाली वो टर्म्स लिखेंगे जिसके अंदर d या फिर d² आ रहा होगा, क्योंकि जो आगे के डेरिवेटिव्स है वो सब तो 0 के इक्वल है, तो इसीलिए हम वो वाली टर्म्स नहीं लिखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दिस इज इक्वल टू 1/5, देन ब्रैकेट में 1 एज इट इज, देन माइनस। उसके बाद जब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -d² डिवाइडेड बाय 5। तो हम लिख देंगे -d² डिवाइडेड बाय 5। उसके बाद क्या है नेक्स्ट टर्म, माइनस माइनस प्लस, सो वी हैव प्लस 2d डिवाइडेड बाय 5। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या है, d² माइनस 2d डिवाइडेड बाय 5 होल स्क्वायर। तो जब हम 5 का स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 25। तो हम पहले डिनोमिनेटर में 25 लिख देते हैं, देन ब्रैकेट। उसके बाद जो ये न्यूमरेटर वाली टर्म है d² माइनस 2d का होल स्क्वायर, इसको हम क्या करेंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है उससे एक्सपेंड कर लेंगे। तो जो फर्स्ट टर्म होगी वो क्या हो जाएगी, a² मतलब d⁻⁴ और वो किसके इक्वल थी, 0 के इक्वल, तो इसीलिए हम ये टर्म नहीं लिखेंगे। उसके बाद जो सेकंड टर्म आएगी वो क्या आ जाएगी, 2d का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4d²। तो ये हम लिख देंगे स्टूडेंट्स 4d²। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या हो जाएगी, -2ab। तो जब हम 2ab निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4d⁻3, ये भी 0 के इक्वल हो जाएगी, तो हम ये वाली टर्म भी नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास खाली क्या आ गया, 4d² एंड देन वी क्लोज द ब्रैकेट। उसके बाद जो आगे की टर्म्स है ना स्टूडेंट्स, उसमें क्या होगा, जो d की पावर होगी वो 3 या 3 से ज़्यादा होगी, तो इसीलिए वो सारी टर्म्स क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। इसीलिए वो सारी टर्म्स हम नहीं लिखेंगे और हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, देन इनटू 25x²। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इस वाले ब्रैकेट को 25x² से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/5। सबसे पहले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 25x² से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 25x²। देन नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, -d² डिवाइडेड बाय 5। तो जो ये 5 है डिनोमिनेटर में ये कांस्टेंट है, इसको तो हम एज इट इज़ लिख देते हैं। अब जब हम d² को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि क्या आ जाएगा हमारा, d² ऑफ 25x²। तो यानी कि डबल डेरिवेटिव ऑफ 25x², वो किसके इक्वल था, 50। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 50। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या है, 2d डिवाइडेड बाय 5। तो जो ये 2/5 है ये कांस्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं। उसके बाद जब हम d को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो क्या आ जाएगा, d ऑफ 25x²। d ऑफ 25x² का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 25x² विच इज इक्वल टू 50x। उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या है स्टूडेंट्स, 4d² डिवाइडेड बाय 25। तो जो ये 4/25 है ये कांस्टेंट है, इसको तो हम एज इट इज़ लिख देते हैं ऐसे 4/25। और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, d² ऑफ 25 ऑफ x²। तो स्टूडेंट्स जब हम डबल डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, 50। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 50, देन ब्रैकेट क्लोज। नाउ स्टूडेंट्स, अब इस वाले स्टेप में हम देख सकते हैं जो कैपिटल D है वो हट चुका है, तो यानी कि जो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो आ चुका है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट स्टेप होगा PI का वो क्या हो जाएगा, 1/5 को हम एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है, 25x², तो इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे।
उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या है 50 डिवाइडेड बाय 5, तो ये क्या आ जाएगा 10, तो -10 आ गया हमारे पास। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या है 2/5 मल्टीप्लाई बाय 50x, तो यहाँ से हम 5 से कट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20x, तो हम लिख देंगे 20x। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या है 4 मल्टीप्लाइड बाय 50 डिवाइडेड बाय 25, तो यहाँ से हम 25 से कट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8। सो दिस इज फर्दर इक्वल टू 1/5, देन वी हैव 25 ऑफ x स्क्वायर प्लस 20x देन -2, सो दिस इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2/5। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा फाइनल पर्टिकुलर इंटीग्रल। नाउ स्टूडेंट्स हमें क्या निकालना था, हमें सॉल्यूशन निकालना था। तो एंड में हम कैसे लिखेंगे, हम क्या करेंगे CF और PI को दोनों को ऐड करके लिख देंगे और वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज की वीडियो के दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है या आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट या ईमेल करके पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक, कमेंट, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.